नमस्कार दोस्तों, एस्ट वेगन के प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज फर्स्ट के वीडियो सॉल्यूशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह है हमारी टेस्ट सीरीज फर्स्ट और हम करेंगे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 96 हमारा पहला क्वेश्चन है कि द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रो इक्वल टू जीरो। दोस्तों, कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो है या नहीं है, उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग काम में लेते हैं टी टेस्ट। और यहाँ पूछा हुआ है कि टी टेस्ट के फॉर्मूला क्या है उसके लिए, तो पूछा है कि परीक्षण हेतु प्रतिदर्शज है, मतलब यूजुअल नोटेशन में स्टैटिस्टिक कौन सी है। तो दोस्तों, यहां पर हमारा आंसर क्या होगा कि टी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की टेस्टिंग में टी कौन से फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो दोस्तों, यहां हमारा जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला दोस्तों हमारा ऐसे बनता है कि r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रूट n माइनस 2, हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉलो करता है टी n माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। कहीं गलती से डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दे तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। तो यहां आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये दोस्तों इंग्लिश में इसको ले लेता हूं मैं कि कैलकुलेट द एनुअल इंक्रीज सेल अमाउंट। पूछा हुआ है यहां पर बेसिकली कि वार्षिक वृद्धि बिक्री राशि की गणना कीजिए। किसके आधार पर करना है, हमें अर्ध माध्य रीति से करना है। अर्ध माध्य रीति को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मेथड ऑफ सेमी एवरेज। कि सेमी एवरेज से अगर हम कैलकुलेट करें ट्रेंड यहां पर, तो एनुअल इंक्रीज कितना होगा। अब दोस्तों, सेमी एवरेज से कैलकुलेट करने का मेथड हमारा क्या होता है कि हम जो टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर ये ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल 7 ईयर्स है, तो ये ओड नंबर में है। तो पहले हम इसे टाइम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इन 3-3 सालों को काम में लेंगे और मिडिल ईयर को ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप द मिडिल ईयर। जब भी टाइम अगर ओड नंबर में है तो मिडिल ईयर को दोस्तों हमें ड्रॉप करना होगा और टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। और अगर टाइम हमारा इवन नंबर में है तो हमें दो हिस्से इसके इजीली करने, किसी को ड्रॉप नहीं करना है। तो जब इसे ड्रॉप करेंगे तो इसका जो डेटा है 2019 के सापेक्ष वो 198 ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 और सेकंड 3 का हमें मीन निकालना है सेमी एवरेज में, तो 2 बिंदु हम निकालेंगे। तो इसका दोस्तों तीनों का टोटल करेंगे तो 570 डिवाइड बाई 3 जो कि हो जाएगा 190। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा, इन तीनों का टोटल करेंगे तो जाएगा 618 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा दोस्तों 206। अब अगर एग्जामिनर यहां पूछता कि ट्रेंड निकालने के मेथड ऑफ सेमी एवरेज के 2 बिंदु कौन से हैं, तो दोस्तों ये 2 बिंदु है। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है कि आप बताओ कि एनुअल इंक्रीज कितनी होगी। अब दोस्तों, जब 190 प्लॉट करेंगे तो 2017 मतलब मिड ईयर के बीच में अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, और इनका मिड ईयर क्या है 2021, ये वैल्यू 2021 की होगी। तो 2017 से लेकर 2021 के बीच का डिफरेंस कितने ईयर का है, 17 से 21 का बीच का डिफरेंस है 4 ईयर का। और 17 से 21 तक पहुंचने में कितनी सेल इंक्रीज हो गई, 17 से 21 तक पहुंचने में टोटल सेल इंक्रीज हुई है 190 से हो गई 206, तो मतलब 16 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी, हम 16 में 4 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 4। तो आंसर आएगा दोस्तों 4 लाख। तो वार्षिक वृद्धि दर आ जाएगी 4 लाख। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि समय के यहां पर सेमी एवरेज के 2 बिंदु कौन से होंगे या 2 एवरेज कौन से होंगे, 2 सेमी एवरेज जिनसे आप ट्रेंड लाइन निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा 190 एंड 206। और आपसे पूछे कि एनुअल इंक्रीमेंट क्या होगा, तो यहां से यहां पर समय का डिस्टेंस है 4 साल का और इंक्रीमेंट हुआ है 16 लाख का, तो एवरेज आ जाएगा 4 लाख। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसको मैं इंग्लिश में ले लेता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू 2 फैक्टर अनोवा। मतलब आपको 2 फैक्टर अनोवा का मतलब है 2 ट्रीटमेंट है, बेसिकली आप ऐसे समझो 2 ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, हमारे यहां पर जो मॉडल है बेसिकली, उस मॉडल में एक तो है टीएसएस जिसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर बोलेंगे, एसएस इज सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम्स, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रो। अब यहां ध्यान रखना एलएचडी नहीं है, कॉलम और रो का मतलब हमेशा एलएचडी नहीं होता है। 2 फैक्टर है, एक फैक्टर को कॉलम में डाला, एक फैक्टर को रो में डाला है, जो कि ब्लॉक भी हो सकता है, बट हमें ये फैक्टर मानने हैं। और ये है टीएसएस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और एसएससी रेजिडुअल एरर। तो हम जैसे पहला ऑप्शन है कि टीएसएस बराबर एसएससी प्लस एसएसआर प्लस एसएससी होता है, सही है, मतलब दोनों फैक्टर्स का टोटल प्लस रैंडम एरर। दूसरा ऑप्शन है एसएसई बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, एसएसई हम कैसे निकालते हैं,
टीएसएस में से इन दोनों को घटा देंगे और यहां प्लस कर रखा है, तो यही मेरा आंसर है क्योंकि ये गलत है। ये होना क्या चाहिए था, एस एस ई बराबर टी एस एस एस, टी एस एस मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एस एस आर माइनस एस एस सी। इस तरह से दोस्तों होना चाहिए था, मतलब दोनों माइनस में होनी चाहिए, इसलिए गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं कि टीएसएस में से एसएससी, तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। और टीएसएस में से अगर एसएससी घटा देंगे तो दोनों बचेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा मतलब सही है, गलत नहीं है। और थर्ड ऑप्शन टीएसएस, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, टीएसएस बराबर आरएसएस। आरएसएस का मतलब होता है रा सम ऑफ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। रा सम ऑफ स्क्वायर का दोस्तों क्या मतलब होता है कि जितनी भी वैल्यूज है सभी प्लॉट्स की, उन सबका स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं, इसका मतलब x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, सभी वैल्यूज का स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है सभी वैल्यूज का स्क्वायर। तो ये अपने आप में एक नोटेशन फॉर्म में दे रखा है, दिस इज आरएसएस, रा सम ऑफ स्क्वायर। और करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर माइनस एन। एन अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन है तो जी स्क्वायर अपॉन एन। तो जी स्क्वायर की जगह यहाँ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, टी का मतलब है टोटल का स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों है करेक्शन फैक्टर, और ये दोस्तों है रा सम ऑफ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 910 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज -0.6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 16। इफ अरिथमेटिक मीन इज 50 देन मोड इज। तो दोस्तों यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिकली एक तो चाहिए हमें सिग्मा की वैल्यू। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 16 दे रखा है। तो सीबी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये दोस्तों हमारा सीबी का फॉर्मूला होता है। तो सीबी हमें दे रखा है 16, तो 16 रख देंगे, और सिग्मा और एक्स बार दोस्तों हमें 50 दिया हुआ है, तो 50 रख देंगे गुणा 100। ये 2 टाइम्स आ गया हमारे पास, सॉरी ऊपर कटेगा ये 2 टाइम्स, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर 8। अब दोस्तों हमें दे रखा है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, जिसका फॉर्मूला होता है एस के बराबर एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। मैंने सिग्मा निकालने के लिए क्यों कहा, क्योंकि कार्ल पियर्सन में सिग्मा का रिक्वायरमेंट है। एस का हमें दे रखा है -0.6, एक्स बार हमें दे रखा है 50 माइनस जेड। अब ये क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा होगा पर इतना है नहीं। अब सिग्मा निकालने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड का समय लगेगा, और बाकी आप इजीली इसको 30-40 सेकंड में या 1 मिनट में कर सकते हो। और सिग्मा की वैल्यू दोस्तों यहां से रख देंगे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज -4.8 50 माइनस जेड। तो जेड दोस्तों इधर जाके इसको इधर ले लो, तो जेड बराबर 50 प्लस 4.8, दिस इज इक्वल टू 54.8। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों हम देखेंगे, आपको यहां दिया हुआ है कि x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है विद मीन 2 एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब देखिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको उसके हिसाब से डिफाइन करना होगा। तो यूनिफॉर्म का दोस्तों मीन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, अगर हमारी लिमिट जो है हम a टू b मान ले उसको, जैसे मैंने बोल दिया x फॉलोज यूनिफॉर्म a टू b, तो मीन क्या होता है इसका x बार a प्लस b/2, ये इसका मीन होता है। हमें इसकी लिमिट निकालनी होगी तब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो a प्लस b/2 का मतलब हो गया कि x बार आपको यहां पर दे रखा है 2, तो यहां 2 रख देंगे, तो a प्लस b बराबर हो गया 4। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा दे रखा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, md x बार। अगर विद्यार्थी को नहीं पता तो इसको नोट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं लिख रखा, कि इसका जो रेक्टेंगुलर का मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है वो होता है b माइनस ए अपॉन 4। ये आपको याद रखना है, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 4, तो b माइनस ए बराबर हो जाएगा 16, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व कर लेंगे, मतलब आप इन दोनों को जोड़ दो, तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो। तो इससे मुझे क्या है दोस्तों, ये a तो कट ही जाएगा, यह आ जाएगा 2b बराबर 4 प्लस 16
दिस इज इक्वल टू 20। तो b बराबर हो गया 20/2 बराबर 10। तो अपर लिमिट तो आ गई इसकी हमारे पास 10 और लोअर लिमिट की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर है ए टू बी है, अगर ए की जरूरत पड़ी तो हम ए भी निकाल सकते हैं, यहां वैल्यूज में कहीं भी रख दे, बट हमें यहां ए की जरूरत नहीं क्योंकि आपसे पूछा है एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो लिमिट लगा देंगे 0 टू बी और बी का मान दोस्तों हमारे पास 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करेंगे 0 टू 10 और फंक्शन रखेंगे 1/b माइनस a dx। अब सॉरी ए भी चाहिए इसके लिए क्योंकि फंक्शन में ए रखना पड़ेगा, तो ए निकाल लेते हैं। यहां से हम लोग इसके अंदर b का मान 10 रख दो, इस इक्वेशन में रख दो b का मान 10, तो इससे निकल जाएगा a बराबर 4 माइनस 10, तो a बराबर मिल गया -6। a बराबर दोस्तों क्या मिल गया हमें -6। और नहीं भी निकालो तो b माइनस 16 यहां से रख सकते हैं आप लोग क्योंकि इसी की जरूरत है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 बराबर b माइनस कितना आएगा, चाहे तो आप निकाल के रख दो वापस कि 16 में से -6 के तो 10 बचेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 टू 10 1/10 b माइनस से हमने रख दिया। तो यहां हमारे पास a तो आ गया हमारे पास -6, यहां से मैंने निकाल लिया, और b आ गया दोस्तों हमारे पास 10। तो b माइनस ए ये 16 हो जाएगा, ठीक है dx। इंटीग्रेशन आ जाएगा x 1/16 बाहर आ जाएगा। अब तो सिंपल है, 0 से 10 मतलब 10 से गुणा करना है इसको, तो आंसर आ जाएगा 10/16 या फिर मैं कहूं 5/8। अब ये समझाने में कैलकुलेशन बड़ी लग रही है, बाकी जो विद्यार्थी करता है उसको इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सीधा पता है कि भाई मीन आपका a प्लस बी बाई 2 है तो a प्लस बी 4 हो गया, और मीन डेविएशन आपका b माइनस ए, ये आपको याद रख लेना है कि मीन डेविएशन क्या आपका b माइनस ए बाई 4 है। पेपर में आप नोट कर लो ताकि याद रखो, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि b माइनस ए बराबर 16 है, उससे आप a की वैल्यू निकाल लेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे और फटाक से इंटीग्रेशन करके सोल्व कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका 5/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों क्वेश्चन है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट। हिटिंग टारगेट को P मान लेते हैं, तो P आपको दे रखी है 1/5 और नॉट हिटिंग को हम मान लेते हैं Q, फेलियर की प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर्स सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/5। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि जब वो टारगेट हिट करे तो कम से कम एक बार हिट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 का मतलब ये हुआ शुड बी, x इज ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपसे पूछा हुआ है कि ये बड़ा होना चाहिए किससे, 2/5 से, या फिर मैं कहूं 0.4 से बड़ा होना चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे हम दोस्तों, यहां पर इसको निकालने की जगह निकाल लेते हैं कि एटलीस्ट 1 की जगह, एटलीस्ट 1 को कैसे निकालते हैं, नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। और नॉट हिटिंग का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति अगर n टाइम्स थ्रो करे, कितनी बार टॉस करे दोस्तों, कम से कम एक बार गोली लगने की प्रायिकता, तो अगर वो n टाइम थ्रो करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम n मान लेते हैं कि उसने n बार फायर किया है अपने आप में। तो अगर मैं इसको n टाइम मान लेता हूं कि n आप 10 मान लो, 3 मान लो, n की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली, तो मैं एक n आर्बिट्ररी ले रहा हूं कि अगर n टाइम फायर करे तो कम से कम एक बार टारगेट हिट हो जाए, तो उसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं कि उसको एक भी बार सफलता ना मिले, उसको अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 की मुझे मिल जाएगी। और दोस्तों अगर मैं n टाइम्स x बराबर 0 निकालूंगा तो एक बार की प्रोबेबिलिटी क्या है फेलियर की, 4/5, तो n टाइम्स की क्या हो जाएगी हमारे पास 4/5 की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 की पावर n। आप ऐसे देखो कि x बराबर 0 का मतलब है कि टारगेट हिट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5 की पावर 4/5 की पावर n। इसका मतलब n टाइम्स अगर निशाना लगाए
तो ये टारगेट हिट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। हर बार जैसे पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, ऐसे n बार किया, और 1 में से माइनस करने का मतलब है एटलीस्ट 1 टाइम हिट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और एग्जामिनर पूछ रहा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0.5 से बड़ी हो, तो n का मान क्या रखे, यही तो पूछ रहा है एग्जामिनर। तो अगर मैं इसको यहां पर ले लेता हूं, 4.5 का मतलब हो गया 0.8 की पावर n, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0.4 से। तो अगर मैं n का मान 1 रखूंगा तो 0.2 आएगा, मतलब n बराबर 1 नहीं हो सकता, क्रॉस हो गया। n बराबर 2 रखूंगा तो 0.8 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.8 को 2 बार पावर 2 करेंगे तो आएगा 0.64, और 1 में से 0.64 जाएगा, 1 माइनस 0.64 तो कितना आएगा 0.36, जो कि 0.40 से बड़ा नहीं है, मतलब n/2 भी नहीं हो सकता। तो n/2 भी नहीं हो सकता। अब n बराबर 3 रखेंगे इसके अंदर, तो 3 रखने पर क्या आएगा, जैसे n बराबर 3 रखेंगे तो 0.8 की पावर 3 करेंगे तो ये आएगी 0.051, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.49। अब ये 0.40 से बड़ा हो चुका है, मतलब 3 बार कम से कम उसका निशाना लगाना पड़ेगा। अगर 3 बार निशाना लगा देंगे तो एटलीस्ट एक बार टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 निकल के 2/5 से ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो आएगी 0.49। जैसे यहीं पर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता कि अगर 3 बार निशाना लगाया जाए तो एटलीस्ट 1 टाइम टारगेट हिट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वही तो हमने निकाली है, 0.49 उसकी वैल्यू है। ठीक है, और इस केस में ये 0.4 से ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। ये दोस्तों क्वेश्चन है, फॉर ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा द rth फैक्टोरियल मोमेंट इज इक्वल टू, ये होता है लैम्डा की पावर r। इसका निकालने का तरीका होता है, याद रख लेना, एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फैक्टोरियल की पावर r, इस तरह से निकालते हैं। इसका फंक्शन लिखते हैं हम लोग समेशन e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और अंदर आएगा x की पावर r, और x की पावर r को खोलते कैसे, ये हमारे पास खुलता है, फैक्टोरियल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, x फिर x-1 x-2 और लास्ट में डैश डैश डैश, ये होगा x प्लस r माइनस 1, सॉरी x माइनस r प्लस 1, यहां तक ये खुलता है। तो बेसिकली हमें यहां से जो कॉमन लेना है ताकि ऊपर वाली टर्म कट जाए, तो हम एक तो यहां से लैम्डा की पावर r कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा e की, और e की पावर माइनस लैम्डा भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा लैम्डा की पावर x माइनस r, एक तो ये बचेगा। और नीचे हम इसको जब काटेंगे तो यहां से x प्लस r, जब इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो x माइनस r प्लस 1 तक तो ये कट जाएगा, और यहां बचेगा x माइनस r फैक्टोरियल, तो यहां लिख देंगे x माइनस r फैक्टोरियल। और यहां जो वैल्यू आएगी दोस्तों हमारी r की, इस x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे आएगी r प्लस 1 से लेकर, या r से लेकर x बराबर r टू इंफिनिटी तक, ये वैल्यू जाएगी। तो जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू हमारी e की पावर x की फॉर्म में बनेगी, तो इसकी पूरी वैल्यू बन जाएगी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r, और इस टर्म को जब ओपन करेंगे तो इस टर्म को ओपन करने की वैल्यू बनेगी e की पावर लैम्डा। क्या बनेगी दोस्तों, e की पावर लैम्डा। तो जैसे r, अगर हम x की वैल्यू r रखेंगे तो आएगा 1, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे, r प्लस 1 रखेंगे तो फिर आएगा लैम्डा, फिर 3 रखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये इस तरह से बनेगी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे बन जाएगी ये वैल्यू। और इस इक्वेशन को हम बोल देंगे e की पावर लैम्डा। तो e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर लैम्डा कट जाएगा, और हमारे पास फाइनल बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर r बराबर लैम्डा की पावर r, जो कि हमारा rth फैक्टोरियल मोमेंट है। इसका मतलब अगर पूछ ले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट फैक्टोरियल मोमेंट μ1 डैश बराबर क्या है, या μ1 क्या है, फर्स्ट फैक्टोरियल मोमेंट लैम्डा है, सेकंड वाला μ2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, μ3 लैम्डा 3 हो जाएगा, और μ4 लैम्डा 4 हो जाएगा, और rth हो जाएगा लैम्डा की पावर r। ठीक है दोस्तों,
तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। 103 ये क्वेश्चन कई विद्यार्थियों ने सॉल्व किया होगा, आपको लग रहा होगा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें से एक वैल्यू निकालनी है सिंपल। आपसे हालांकि पूछा है Q7, L7 और E07। Q7 QX का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? QX का फॉर्मूला होता है dx अपॉन LX, और dx हमारे पास मतलब Q7 पूछा है तो D7 अपॉन L7 आपने पढ़ा होगा। तो ये तो रहा D7, ये क्या है D7, तो D7 कितना हो गया 500, L7 आपका ये रहा 90,000। अब ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, अब आपको निकालना है 5/900। क्या निकालना है दोस्तों? 5/900। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको, जैसे अगर सपोज करो मैं अगर 5 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है 0.05, लेकिन अगर 1000 के आसपास भाग दूंगा तो 00 आएगी ऑब्वियसली। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एग्जामिनर आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, अगर 5 में आप 1000 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0.005, तो हमने 900 का थोड़ा कम भाग दिया तो 0.0057 कुछ मान लो, लेकिन 0.05 तो कब आता? जब मैं 5 में 100 का भाग दूं। तो हम तो 900 का भाग दे रहे हैं, कैलकुलेट कुछ नहीं करना, ये इसका आंसर है। अब देखो 0.057 के साथ केवल एक ही ऑप्शन है जो कि आराम से टिक लग रहा है, अब बाकी ऑप्शन करने ही नहीं है। आपको लग रहा है सारे निकालने पर, सारे निकालने नहीं है। अब अगर फिर भी निकालना चाहो तो जैसे LX आपको निकालना है L7, तो L7 का फॉर्मूला क्या होता है? L7 प्लस L8 डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों का एवरेज। और L8 कहां से लाओगे? यहां से। ये कितना बचेगा? अगर 90,000 में से 500 डेथ हो गई तो ये आ जाएगा 89,500। इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 89,750। दोनों का एवरेज लो, 90,000 का 500 के तो डिफरेंस है, तो 250 घटा दो इसमें से, तो 90,750 आ गया। फिर दूसरी चीज आपको निकालना है, माना कि कैपिटल TX। कैपिटल TX क्या होता है हमारा? जैसे अब कैपिटल TX आप निकालने जाओगे इसके अंदर तो सिंपल कंसेप्ट है, यहां ये दे रखा है आपको, इसमें से LX घटा दो तो आगे के वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऊपर के GA वर्स एवरेज घट जाएंगे। तो कैपिटल LX जो हमने निकाला, कैपिटल LX क्या हमारे पास 89,750, इसमें से माइनस 89,750 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल TX, और उससे निकल जाएगी हमारी TX नोट। पर इतना जाना ही नहीं है, एग्जामिनर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, ये तो आपको सिर्फ देख रहा है कि इंटेलिजेंसी कितनी है। तो केवल एक ही फिगर से, वो भी देखते ही पता लग रहा है, हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप सबको पता होना चाहिए, तीनों फॉर्मूले में लिख देता हूं कि QX का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होगा, dx अपॉन स्मॉल LX, और कैपिटल LX का फॉर्मूला है LX प्लस 1/2, और EX नोट का फॉर्मूला है जो कि E7 नोट निकालना है। ये दोस्तों हमारे पास आएगा EX नोट, दिस इज इक्वल टू कैपिटल TX अपॉन स्मॉल LX। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। तो दोस्तों 104 हमारे पास कैसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन ए स्टेशनरी पॉपुलेशन कांस्टेंट मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट आर एक्सपीरियंस एट ईच एज। गलत है। स्टेशनरी पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स हमेशा ईच एज पर कांस्टेंट हो, स्थिर हो, ऐसा जरूरी है या नहीं है? नहीं है भाई, हम समान होना जरूरी है, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। क्यों? अगर समान होगी तो उनकी जो स्टेशनरी पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन गलत है। यहां पर स्थावर में मृत्यु दर एवं उर्वरता दर कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इन स्टेबल पॉपुलेशन द नंबर ऑफ बर्थ्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ ईच ईयर। क्या ऐसा स्टेबल पॉपुलेशन में जरूरी है? स्टेबल में तो जरूरी नहीं है। स्टेबल में तो ग्रोथ रेट स्टेबल होना जरूरी है, बर्थ और डेथ रेट आपकी जो है बर्थ और नंबर ऑफ डेथ बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, केंद्रीय मृत्यु दर का सूत्र जो आपको दे रखा है mx बराबर, तो mx का फॉर्मूला क्या होता है? mx का फॉर्मूला होता है dx अपॉन कैपिटल LX। mx का मतलब सेंट्रल मोर्टिलिटी रेट। तो सेंट्रल मोर्टिलिटी रेट क्या है दोस्तों हमारे पास? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ विद इन एज इंटरवल। सही है, ऊपर नंबर ऑफ डेथ विद इन एज इंटरवल
और एवरेज एलेक्स ऑफ द कोहोर्ट इन एक मिनट, एवरेज एलेक्स ऑफ कोहोर्ट इन द इंटरवल है, ये कट गया दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा, या तो एक मिनट, इन द इंटरवल है ये, इन द इंटरवल, ठीक है। तो उस इंटरवल में एवरेज कोहोर्ट कितना है, और उस इंटरवल में एवरेज कोहोर्ट कौन देता है, कैपिटल एलेक्स, जिसको हम बोलते हैं एलेक्स और एलेक्स प्लस 1/2। तो एवरेज कोहोर्ट कौन है, कैपिटल एलेक्स। इसका मतलब सेंट्रल मोटिलिटी का ये वाला सूत्र सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे, द फोर्स ऑफ मोटिलिटी, जिसे आप लोग बोलते हैं म्यू एक्स, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज। ये इंस्टेंट रेट ऑफ डिक्रीज देता है, ना कि इंक्रीज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, इन द रिग्रेशन एस्टिमेटर आपको बी क्या देता है, तो बी दोस्तों क्या देता है हमें, वाई तो यहां डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स हमारा क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और ऑक्सिलरी वेरिएबल भी है। तो हम यहां पर सिंपल बोलेंगे कि एक्स में वाई क्या दे रहा है, द एस्टिमेटेड चेंज इन वाई, किसमें, एस्टिमेटेड चेंज इन वाई फॉर ए यूनिट चेंज इन एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कब होता, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन मीन ऑफ बायर्स, ये रेशियो एस्टिमेटर होता है, गलत है। दो तीसरा ऑप्शन क्या है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी गलत है। द स्लोप ऑफ एक्स ऑन वाई, ये भी गलत है। स्लोप ऑफ वाई ऑन एक्स होता तो फिर भी बोल सकते हैं, पर ये रिग्रेशन एस्टिमेटर की बात कर रहा है, तो यहां सिंपल आंसर आएगा द एस्टिमेटेड चेंज इन वाई, मतलब वाई में एस्टिमेटेड चेंज कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां दोस्तों टू सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ ईच साइज एंड विल बी ड्रॉन फ्रॉम ए क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट्स, मतलब कैपिटल एन आपको दे रखा है 125। अभी आपको कैलकुलेशन लग रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यहां बोल रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन विद रिप्लेसमेंट इज 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना है। देख रखा, देखो कि प्रतिस्थापन प्रतिचन के साथ प्रतिदर्श माध्य की मानक त्रुटि प्रतिस्थापन के बिना प्रतिदर्श माध्य की मानक त्रुटि से 3 गुना अधिक है, 3 टाइम्स अधिक है। इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ WR इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ WOR। अब WR की स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए, वो होती है n-n, एस स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो, n-1/nn एस स्क्वायर, इसका रूट लेंगे वेरिएंस का तो स्टैंडर्ड एरर, और ये 3 बाहर आएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू 3 n-n, ये WOR का फॉर्मूला है, nn एस स्क्वायर, तो ये 3 गुना हो गई। तो अब इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, हमारे पास बचा क्या, केवल हमारे पास बचा, और हमेशा यही बचता है, √n-1 बराबर 3 √n-n। अब इनको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और n की वैल्यू डाल दो। n कितना है 125, 125 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 124, स्क्वायर भी साथ में कर रहा हूं, स्क्वायर कर दिया, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इधर क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा 125 - n, ये मेरे पास बच गया। और इसको सॉल्व करके हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। 125 को 9 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास ये आएगा 1125, ये हो जाएगा 1125 - 9n, ठीक है। तो 9n इधर ले लो, 124 घटेगा तो बचेगा हमारे पास ये 1001, और इससे n का मान मिल जाएगा, n बराबर 1001 डिवाइड बाई 9, तो आंसर आ जाएगा 111 पॉइंट कुछ आएगा, तो आंसर हो जाएगा 111। बाकी ऑप्शन तो आसपास भी नहीं है। ये दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स एंड वाई, तो आर जो दे रखा है दोनों के बीच में 0.6 दे रखा है, ठीक है, और पूछा है द वेरिएबल्स आर ट्रांसफॉर्म, मतलब u और v में ट्रांसफॉर्म कर दिए। अब आपको यहां पर ये देखना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है,
तो जो जोड़ा घटा है उसका तो इंपैक्ट होगा ही नहीं। लेकिन जो डिवाइड किया है, क्या उसमें चिन्ह चेंज किए हैं? तो अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन चेंज कर दिया, जैसे यहां पर 0.6 था, अब x को तो माइनस का कर दिया और y को प्लस का ही रहने दिया, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन है केवल वो चेंज होगा, कोरिलेशन के मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो r दोस्तों हमारा आ जाएगा -0.6। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये प्लस का होता तो 0.6 से ही रहता, कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 दोस्तों क्या, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है, वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दे रखा है। P01 प्राइस इंडेक्स है और Q01 क्वांटिटी इंडेक्स है, मतलब एक तो है कीमत सूचकांक और एक है मात्रा सूचकांक। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा हुआ है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। पहला स्टेटमेंट है P01 बराबर Q01। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोस्तों क्या होता है? P01 गुणा Q01 दिस इज इक्वल टू B01, जिसका फॉर्मूला होता है P1 Q1 समेशन P0 Q0। तो यहां इसे सेम फॉर्म में दे रखा है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है लास्पेयर एंड पाशे इंडेक्स सेटिस्फाइड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, गलत है। लास्पेयर और पाशे नहीं करते, कौन करता है? फिशर। अगला देखते हैं, फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाइड दिस टेस्ट, सही है, फिशर करता है। और चौथा है इट एंश्योर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ टोटल वैल्यूज इन द करंट ईयर एंड बेस ईयर, सही है। ये प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स जो है अपने आप में ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स, मतलब प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स का जो गुणा है वो किसका रेशियो होना चाहिए? करंट और बेस ईयर में जो कुल खर्चा हो रहा है, हमारा टोटल वैल्यूज कितनी है। तो P1 Q1 क्या है? टोटल वैल्यूज इन करंट ईयर, और ये क्या है? टोटल वैल्यूज इन बेस ईयर। तो उन दोनों का रेशियो है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार चाहे तो, कि यह सुनिश्चित करता है कि मूल्य और मात्रा सूचकांकों का गुणनफल वर्तमान में आधार अवधियों के कुल मूल्यों के अनुपात के बराबर है, सही है। परीक्षण को संतुष्ट करते हैं, पहला भी सही है, दूसरा पहला सही नहीं, सॉरी, लेस्पर और पासेस, ये पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो आंसर आएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 109 दोस्तों हमारे पास क्या है कि गिवन द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द 0 to 1, P01 120, P12 P01 बराबर 120, P12 दिस इज इक्वल टू 1110, और पूछा हुआ है कि ये सर्कुलर टेस्ट कब सेटिस्फाइड करेगा। P2 मतलब इसका मतलब है कि सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड करने के P20 का मान क्या होना चाहिए। दोस्तों सर्कुलर टेस्ट में से होता क्या है, P01 गुणा P12 गुणा P20 बराबर बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें जब इंडेक्सेस दे रखे होते हैं तो इन्हें डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कि रिलेटिव साथ में लेने पड़ते हैं। जैसे P01 आया कैसे? P1 अपॉन P0 से, तो इसका मतलब बेस ईयर में, 0 ईयर में वैल्यू 100 रही होगी, तो बेस ईयर को भी तो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 100/120, दिस इज द P01। ये ऐसे आया है क्योंकि इसको 100 से गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, तो हम चेंज कुछ नहीं कर रहे। फिर गुणा, अब आपको P12 लेना तो कैसे आएगा? 110/100, ऑब्वियसली, क्योंकि बेस ईयर में किसी चीज की वैल्यू 100 रही होगी, और उसका जब हमने सेकेंड ईयर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव निकाला तो कितना इंडेक्स आया? 110। तो P12 को कैसे लिखेंगे? जो भी वैल्यू उसके नीचे बेस 100 लगा दो, और अब P20 की वैल्यु रखनी है। क्या रखें कि इधर 1 आ जाए, तो वो ऑप्शन हमें रखना है। क्या 100/120 रखने से 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि 100/120 रखेंगे तो 100 से 100, 120 से 120 कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो गलत है। 0.70 भी गलत है। आप रखो 100/132। मैं अगर यहां 100/132 रखता हूं तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। आप इस 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, और 12 गुणा 11 करेंगे तो 132 आएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 100/132। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कब सेटिस्फाइड करेगा। अब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 110। ये क्वेश्चन है कि गुणात्मक गुणन आपको दे रखा है। गुणात्मक गुणन में YT बराबर क्या होता है? TT गुणा CT गुणा ST गुणा RT या IT।
तो यहां पर आपको दे रखा है टीटी की वाई टी की वैल्यू 120, ट्रेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, और आपको यहां पर दे रखा है प्रवृत्ति मतलब ट्रेंड की वैल्यू 100, सीजनल की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी, सीजनल की दे रखी है एसटी 1.5, और आपसे पूछा सीटी का मान क्या होगा। अगर आरटी की वैल्यू दे रखी है तो रख दो, अदरवाइज इसको जीरो मानते, ध्यान रखना। आरटी का मतलब है रैंडम एरर अगर है तो वो उसकी वैल्यू देगा, अगर नहीं दे रखी तो इसे जीरो मानना है, रैंडम एरर एब्सेंट माननी है, नेग्लिजिबल माननी है। तो ऐसे केसेज में हमारा सीटी इधर आ जाएगा या इसको डिवाइड में डाल दो, तो सीटी बराबर 120 बटा 100 गुणा 1.5, इसको 20 से काट देंगे, बीस छिके 120, 20 पंजे 100, और इसको काट दो हमारे पास, या सीधा आप देख लेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजो 0.5, तो 2 बटा 2.5, इस तरह से दोस्तों इसका आंसर निकल जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर 0.80, आंसर क्या जाएगा 0.80, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। 3 फेसेस ऑन ए ऑर्डिनरी डाइस आर ब्लू, 2 फेसेस आर रेड, मतलब ब्लू तो कितने 3 है, रेड कितने 2 है, और येलो कितने 2, एक फलक पीला है, येलो है 1, टोटल 6 फेस होते हैं। अब पूछा कि एक पासे को 3 बार उछाला गया। अब दोस्तों हमारा जो डाइस है वो इंडिपेंडेंट है, पिछली बार ब्लू आया है रेड आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पासे को 3 बार उछाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू रेड एंड येलो फेसेस अपीयर, मतलब फर्स्ट पर तो ब्लू आए, पहले दूसरे और तीसरे उछाल में क्रम से नीला, मतलब पहले पे नीला ब्लू, दूसरे पे लाल और तीसरे पे पीला आए क्रम से, उसकी प्रायिकता क्या है। अब पहले एक बार डाइस थ्रो करूंगा तो नीला आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली डाइस में नीला आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नीला 3 है तो 3/6, अब गुणा दूसरी डाइस में करो, दूसरी डाइस में लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से उछालेंगे तो पहले से इंडिपेंडेंट है तो गुणा कर सकते हैं, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/6 गुणा, तीसरे में येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, येलो एक ही फेस है 1/6, आंसर निकल गया, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1/36। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में ए बैग कंटेन्स 10 रेड 15 ग्रीन एंड 20 ब्लैक बॉल्स। अब एक तरह से दोस्तों ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे कि 20% आर रेड 40% आर ग्रीन, मतलब और एंड 50% आर ब्लैक बॉल्स आर डॉटेड, मतलब एक अलग कंडीशन दी, डॉटेड का मतलब है चिन्हित कर रखा कोई किसी न किसी रूप में, लिखा हुआ ना बिंदु कित, मतलब कोई मार्किंग कर दी उस पर, मतलब जितने 10 रेड बॉल है तो 10 में से 20% को मार्किंग दे दी, 40% ग्रीन को मार्किंग दे दी और 50% ब्लैक को मार्किंग दे दी। अब पूछा हुआ है एक बॉल सेलेक्ट की और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए बैग इज रेड इफ इट इज फाउंड टू डॉटेड, मतलब एक बॉल निकाली और वो डॉटेड मिली, मतलब वो डॉटेड मिली। अब बताओ कि ये जो डॉटेड बॉल है क्या ये रेड थी, तो इसका मतलब एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। अब यहां पर हम 3 इवेंट मान लेंगे A1 A2 A3, तो रेड को तो A1 मान लो, फिर रेड के बाद हरी है तो हरी को ग्रीन को A2 मान लो और काली को ब्लैक को A3 मान लो। अब इसका मतलब है पहले तो ये देखेंगे कि टोटल बॉल कितनी है, तो टोटल बॉल्स हैं 10 और 15 25, 25 और 20 45, ठीक है। अब मुझे बताओ 45 में से मैं कोई बॉल निकालूं तो रेड सेलेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड सेलेक्ट होने की 10/45, मतलब ये A1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 10/45। A2 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हरी सेलेक्ट हो जाए 15/45, और A3 ब्लैक कितनी है इसके अंदर 20, तो 20/45। अब एक इवेंट मानेंगे कि बॉल इज डॉटेड, डॉटेड का मतलब चिन्हित हो, तो अब एक बॉल निकाली वो डॉटेड मिली, तो डॉटेड बॉल होने को मैंने बी माना है। अब मुझे निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहली है क्या बी गिवन A1 कितनी है, बी गिवन ए का मतलब है कि ऐसी कितनी परसेंट बॉल है कि अगर रेड सेलेक्ट हो जाए तो वो डॉटेड हो। अब रेड में कितनी डॉटेड है, रेड में डॉटेड है 20%, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0.2 प्रोबेबिलिटी 0.20,
सिमिलरली बी गिवन A2, इसकी प्रोबेबिलिटी जो 40% आ रही है तो 0.40, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A3 ये हमारे पास हो गई 50%, तो 0.50। अब ये पूरा थ्योरम बन गई। अब आपको बोला यहां पर, अब एग्जाम में इतना बनाना नहीं होता, मैं सीधा मल्टीप्लाई करना होता है, कंसेप्ट समझ में आ जाती है तो समझाने के लिए कर रहा हूं। अब कि बॉल लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लाल को क्या माना था A1, तो आपको यहां निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B कि चुनी गई बॉल डोटेड हो, तो अब इसकी बी को डोटेड माना तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लाल हो, तो A1 गिवन B कैसे आएगा, ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 और नीचे समेशन ऑफ तीनों का इस तरह से लिख दें, AI प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एंड B गिवन AI I फ्रॉम 1 to 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको केवल, तो ऊपर आ जाएगा 10/45 गुणा 0.20। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझाने में बड़ा है। अब इन दोनों गुणा करो, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, पहले A1 ये तो सेम आ जाएगा 10/45 गुणा 0.20 प्लस पहले A1 B गिवन A1 फिर A2 15/45 गुणा 0.4 प्लस, अब इन दोनों गुणा करो 20/45 गुणा 0.50, ये हमारे पास आ चुका। अब देखो ये 45 सब में से कॉमन आ जाएगा तो काट दो इसको, 45 को कोई सीधा काटना है, तो ऊपर तो कितना आ गया 10 को 0.20 से गुणा करेंगे तो 2, ऊपर आ गया 2। अब इसको देखो 10 को इससे गुणा करेंगे तो 2 प्लस 15 को 0.40 से करेंगे तो 15 चौको 60 6, फिर 20 को 0.5 से करेंगे तो 20 पंजो 110, यही आंसर है। तो ये कितना हो गया 8 10 18 मतलब 2/18, आंसर आ गया 1/9, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो गया 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। ये क्वेश्चन है पार्किंग पर द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड पर आर इन ए पार्किंग प्लेस इज ए 3 अंडर पॉइजन मॉडल, मतलब एवरेज कार पर आर जो होती है वो 3 होती है, तो पॉइजन का एवरेज लैम्डा मीन लैम्डा होता है तो लैम्डा बराबर 3 दे दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कार पार्क्ड इन ए पर्टिकुलर आर, मतलब किसी पर्टिकुलर घंटे में 5 कार खड़ी होगी, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तो लैम्डा की वैल्यू 3 दे रखी तो e की पावर -3 और 3 की पावर 5 क्योंकि x की पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, ये आंसर है इसका, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। ये रहा e की पावर -3, 3 की पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उल्टा मत कर देना, 5 की पावर 3 मत कर देना, ठीक है, जैसे ऊपर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। यह थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, पर आप अगर आपको प्रैक्टिस है तो ज्यादा नहीं है। ये देखो 2 लाइन दे रखी है और पूछा है y का मानक विचलन कि सिग्मा y बराबर 20, तो x का कितना, सिग्मा x का क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है। अब आप देखो अगर मैं इसे मानूं x ऑन y तो क्या करूंगा, x बराबर, अब इसको छोड़ दो, कैलकुलेशन में आपको मैंने समझाया था जो प्लस माइनस है उनका कोई इंपैक्ट नहीं है, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा 9/, तो 9/20, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा bxy बराबर 9/20। अगर मैंने इसे x ऑन y माना तो x के लिए सोल्व करूंगा, और अब इसे मैं मान रहा हूं y ऑन x, तो y के लिए सोल्व कर लो, तो 5y को इधर ले लो और बाकी इधर रहने दो, तो ये हो गया 5y बराबर 4x, इसको रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, और y बराबर क्या गया 4/5x, तो इससे मुझे मिल गया b/x बराबर 4/5। दोनों को गुणा करके देख लो, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 1। अगर छोटा है तो हमने सही माना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा है। हमेशा मानते टाइम भी ध्यान रखो कि किससे वैल्यू छोटी आ रही है। जैसे मैं मान रहा हूं, अगर मैं 22 मानूंगा इसको तो 20/9 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा ऐसा मानो कि छोटे की तरफ बढ़ो ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। तो दोनों आगे, अब इससे मुझे मिल जाएगा r, दोनों को मल्टीप्लाई किया और रूट ले लिया, तो r बराबर 9/20
गुणा 4/5। तो 4 पंजे 20, इससे 3 बाहर आ गया, इससे 5 बाहर आ गया, 0.6 बन गया मेरा आर। और अब मुझे निकालना है एक्स का मानक विचलन। तो कोई भी इसमें से या तो ये ले लो या ये ले लो, bxy ले लो यहां से। अब bxy का फॉर्मूला क्या होता है, आर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा वाई। इसकी वैल्यू 9/20 रख दो। आर का मान निकाल ही लिया, यहां रख दो 0.6 गुणा सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स रख दो और सिग्मा वाई दे रखा है 20 रख दो, बराबर 9/20। 20 से 20 कट गया तो सिग्मा एक्स बराबर आ गया 9/0.6। दिस इज इक्वल टू 15 6 90, आंसर आ गया 15, ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा क्वेश्चन करने में, ज्यादा से ज्यादा 1 से सवा मिनट। लेंदी लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है, कम से कम शॉर्ट में करने हैं। तो आपको सीधा दिमाग में ही सोचना है कि कैसे ये बड़ा तो नहीं हो जाएगा, वैसे मानो तुरंत आप आर निकालो, तुरंत वैल्यूज रखो, तुरंत आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 115 दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रोबेबल एरर इन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसके लिए प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो PER, प्रोबेबल एरर ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस या तो है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर बाई रूट एन, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहां पर आर चाहिए, तो सहसंबंध गुणांक की संभाव्य त्रुटि दे रखा है आर चाहिए। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। अब यहां पर देखो यू भी क्या है, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, केवल एन का भाग देना है और एन सारा कट जाएगा, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, आर बराबर 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। नीचे क्या होता है 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और 1/n समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का रूट। तो ये n तो सब में कट ही जाता है। और वैसे ही आपको वैल्यू दे रखी कि u बराबर एक्स माइनस एक्स बार है, y बराबर वाई माइनस वाई बार है, मतलब ये तो क्या समेशन ऑफ u भी, तो ऊपर तो आ जाएगा 12। अब जिनको पता है वो सीधा कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ये है एक्स माइनस एक्स बार का मतलब है समेशन ऑफ u स्क्वायर, जो कि दे रखा है 9, तो यहां रख दिया 9, और इसका मतलब है समेशन ऑफ b स्क्वायर जो कि है 25 बस, और इसका रूट लेना है, बस इतना सा काम करना है। ये हो जाएगा 12/3 गुणा 5, 12/15 करेंगे तो 0.8 आंसर निकल के आ जाएगा इसका। लेकिन 0.8 जो है वो हमारा दोस्तों कोरिलेशन है। 0.8 क्या है, कोरिलेशन, जिसे हमें यहां रखना है। तो PE ऑफ R दिस इज इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर। 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 और 1 में से 0.64 बचेंगे तो 0.36 आएगा। और रूट n, n हमें दे रखा 9 युग्म, देखो 9 पेयर्स, तो n 9 है, तो रूट 9 करेंगे तो आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 3, तो 3 रख दिया। ये 0.12 टाइम्स कट गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0. यहां पर दोस्तों आंसर आएगा 0.0। अब देखो सिंपल सी बात है, कोरिलेशन अगर 0.8 है तो आपकी जो एरर है वो आपकी बहुत और भी कम पॉइंटों में होगी, तो 0.081 शायद इसका आंसर है। अब 0.12 को इससे गुणा करना किसी बच्चों को टफ लग रहा होगा, तो आपने एक चीज और मैंने बताई थी लमसम आंसर निकालने के लिए कि प्रोबेबल एरर क्या होती है 2/3, क्योंकि ये लगभग लमसम वैल्यू है इसकी 0.6745 की, कि 2/3 को गुणा करना था केवल 0.12 से, क्योंकि 12 निकली इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू तो 12 ही है ना, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन की, जिसको आप स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो आप सीधा करेंगे 0.04 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 निकल के आ रहा है, और 0.08 के नियरेस्ट वैल्यू हमें लेनी है, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। इससे भी इसको किया जा सकता था, पर एक्चुअल के लिए इसे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दे रखा है यहां पर ये समांतर माध्य, तो इसका मतलब ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। अभी मैंने आपको r का फॉर्मूला बताया था 1/n समेशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, यह है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और नीचे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। इस बार फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सीधा दे रखा है हमें, इसकी जरूरत नहीं है।
तो ये तो गया एक्स बार, ये वाई बार, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, सीधा रख देंगे। केवल एन का मान रखना था अलग से और एन हमें दे रखा है यहाँ पर 15। तो ऊपर क्या आएगा 125/15 और नीचे 5 गुणा 5, दोनों का सेम दे रखा है। तो 5 गुणा 5 हो गया 25, 25 पिन जो 125, आंसर आ गया 5/15 या 1/3। 1/3 कौन है 0.33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब कई बच्चों ने 125 में भाग दे दिया इसका 25 का, और कई तो 5 आंसर निकाल दे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।